गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 11 2023 एंड आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। और आज फिर हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं थ्रू आवर एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। माय नेम इज हितेंद्र चौधरी और आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो लेके आया हूँ ब्रीफली देख लेते हैं। आ, दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा आप यानी कि आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल स्टेटस दिया गया है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेशनल स्टेटस था उसको हटा दिया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में, तो आज छोटा सा एक आर्टिकल है, हल्का से इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बात करेंगे क्योंकि तमिलनाडु के अंदर काफ़ी इश्यूज रहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, थोड़ा वो देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके आर्गूमेंट्स क्या हैं, इसकी फेवर में और इसके अगेंस्ट में, वो थोड़ा देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है अबाउट दिस। देन एक अपना टेक्स्ट सेक्शन आता है वीट प्रोडक्शन से, जिस तरह से मार्च के महीने में जो बारिश हुई है और फरवरी के महीने में जो टेम्परेचर हाई हुआ था उसका वीट प्रोडक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये रिपीटेड आर्टिकल है, पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेंगे। इंडिया यूएसए रिलेशनशिप बहुत बार बात करते हैं हम इसके बारे में, लेकिन इंडिया और यूएसए के बारे में एक्चुअली इस आर्टिकल में एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की गई है कि हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हमारे कैसे थे, प्रेजेंट रिलेशन कैसे हैं, फ्यूचर में किस तरह से रिलेशन हो सकते हैं, कैसे इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशन जो है वो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर से देख सकते हैं एंड दो तीन एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर वाले, और देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को हमारे रेगुलरली देखते हो तो लाइक ज़रूर किया करो यार। कमेंट सेक्शन में जो थोड़ा अपना अटेंडेंस दे दिया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप एनालिसिस देखते हो बेसिकली। ठीक है, पता चलना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हमारी एनालिसिस देखते हैं। चलिए, हाउ कैन एलजी एक्ट विदाउट द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ब्रीफली आपको ऊपर से बता देता हूँ मामला क्या है। दिल्ली में अभी इलेक्शंस हुए थे, एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें कई प्लान से लगातार जो है बीजेपी पावर में थी। इस बार जो है आपने बीजेपी को रिप्लेस कर दिया और वहाँ एमसीडी के अंदर जो मेयर को लेके जो है काफ़ी जो है खींचातानी चल रही है और कई बार मेयर के इलेक्शन जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं। मामला ये बनता है कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट कौन करेगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिमूव कौन कर सकता है, ये पावर किसके पास है? क्या ये पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है या फिर ये पावर जो है यूटी में, जो कि सेंटर के अंदर में आती है क्योंकि इट्स यूनियन टेरिटरी, या फिर ये एलजी के पास है? तो ये बड़ी ना इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं। जो दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एलजी कहते हैं कि भैया आप मुझे रिपोर्ट दो, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे रिपोर्ट दो। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एलजी अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा है कि भैया जैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, गवर्नर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे स्टेट के अंदर एक कानून लागू होता है ना, उसी तरह से ये प्रोविजन आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में भी जो है लागू होता है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बिना एड और एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, एलजी के पास एक पावर होती है कि भैया वो प्रेसिडेंट के लिए किसी भी कानून को, पॉलिसी को रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है हमारे जीएनटीसी एक्ट में, गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल एक्ट, इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एलजी कैन नॉट एक्ट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब ये कानून शुरू में बनाया गया था 1950s और फिर दैन 61 62 में जब ये बनाया गया था कानून, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर दी गई थी कि वो बहुत सारे पॉलिसीज़ को और कानून को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और उस कानून के अंदर लिखा हुआ है एनी मैटर, एनी मैटर। अब इस वर्ड का मिसयूज किया जाता है। एनी मैटर डज नॉट मीन एवरी मैटर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर साहब ठीक है, वहां पे लिखा हुआ एनी मैटर और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, लेकिन एनी मैटर डजंट मीन एवरी मैटर आप जो है प्रेसिडेंट के लिए लेके जाइए। अरे प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? होम मिनिस्ट्री ना। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? कैबिनेट ही तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में पर्टिकुलरली जा रही है और प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हर
सरकार के हर डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप गवर्नमेंट और बीजेपी के बीच में इश्यूज चलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में रुक जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी मैटर डज नॉट मीन के भाई एवरी मैटर, कि गवर्नर हर मैटर को जो है वो सेंटर को दें। देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, हर केस आपको सेंटर के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना तो आप काम मत ही करिए। ठीक है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह ही दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, governor is the head of the state, yes, appointed by the president. After the 7th constitutional amendment 1956, a governor can be appointed for more than one state. ये तो स्टेट की बात होगी. What about the UTs? Lieutenant governor is the head of the union territory, yes. However, in India, the post is present only in the UTs of Andaman Nicobar, Delhi and Pondicherry. यहाँ पे आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए. आप नेशनल पार्टी नाउ तृणमूल सीपीआई सीएनसीपी लॉस्ट देयर स्टेटस। एनीवेज, बेसिकली बात यह है कि आप गवर्नमेंट को, जिसको अरविंद केजरीवाल जी हेड करते हैं, उस पार्टी को जो है मिल गया है नेशनल स्टेटस। ठीक है, देखिए, देर आर नाउ ओनली 6 नेशनल पार्टीज इन द कंट्री: बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी एंड द लेटेस्ट आप। ये 6 पार्टी से मैं इंडिया में जो है वो नेशनल पार्टी हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, एनसीपी लॉस्ट इट्स स्टेटस एज अ स्टेट पार्टी इन गोवा, मणिपुर एंड मेघालय। सीपीआई इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा ओनली, राइट। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आर्टिकल का कंटेंट मैंने साइड में दिया हुआ है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना होता है तो वो पूरी पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है कि किसी को नेशनल करना है, स्टेट करना है, रजिस्टर्ड पार्टी करना है। उसके लिए कंडीशंस जो होती हैं, दे आर कवर्ड अंडर द नेशनल सिंबल रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी अगर बनना है तो कंडीशन सेटिस्फाई उसको करनी पड़ेंगी। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तीनों को करना है। देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है और लिखा है ना। और का मतलब ये है कि या तो ऊपर वाली कंडीशन या नीचे वाली कंडीशन। यहाँ पे भी और लिखा हुआ है, या तो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है नेशनल पार्टी बनने के लिए? 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली पोल्स इन ईच ऑफ द 4 स्टेट्स एज वेल एज 4 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। लास्ट लोकसभा पोल में अगर आपको 4 सीटें मिली हैं, या फिर आप स्टेट्स के अंदर जो असेंबली पोल्स होती हैं वहाँ पे 6% वोट ले लेते हो 4 स्टेट के अंदर, तो आपको मिल जाता है नेशनल पार्टी का स्टेटस। या फिर 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन। पिछली बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा, अगर आपको 2% से ज़्यादा सीटें मिली हैं तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हो। विद एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, कम से कम 3 स्टेट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी से होने चाहिए, राइट। या फिर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, या फिर आपकी पार्टी को देश में 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो आपको नेशनल पार्टी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस। स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? 2 सीट्स प्लस, देखिए प्लस का निशान है, और नहीं लिखा हुआ है, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। 2 सीट्स प्लस 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन दैट स्टेट। ठीक है, 2 सीटें भी लेनी पड़ेंगी और 6% आपको वोट भी लेना पड़ेगा अपने स्टेट के अंदर। या फिर 1 सीट लीजिए प्लस 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम दैट स्टेट। आपके स्टेट में लोकसभा इलेक्शन हुआ है, आप वहां पे 1 सीट लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और साथ में 6% वोट शेयर भी लीजिए, तो आपको स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर देंगे भैया। या फिर 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर, या तो 3 सीट जीतिए या फिर 3% से ज़्यादा जो है आप असेंबली सीट जीतिए, जो भी ज़्यादा होता है वो उस केस में। 1 ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट्स और द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द स्टेट, यस, एंड 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन द
ईदर द लास्ट लोकसभा और द लास्ट असेंबली पोल। पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था या जो लास्ट असेंबली पोल हुआ था वहाँ पे 8% जो है आपको वोट मिलना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जिससे आपकी पार्टी को स्टेट पावर किया जा सकता है। देखिए, जब किसी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि भाई अगली बार इलेक्शन होंगे और आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपसे स्टेटस छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसका वो स्टेटस जो है वो कंटिन्यू रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी कि 2000 जब 14 में इलेक्शंस हुए थे उस समय किसी पार्टी को नेशनल स्टेटस अगर मिला हुआ था तो 2019 के इलेक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 2024 के इलेक्शन में उसको फर्क पड़ेगा। एक इलेक्शन में अगर आप नहीं भी क्राइटेरिया फिल करते हो डजेंट मैटर, क्योंकि एक बार आपको स्टेटस मिल चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आपसे स्टेटस ले लिया जाएगा। यही हुआ है इस टाइम पे एनसीपी को या कुछ पार्टीज का जिनका स्टेटस गया है, जैसे टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, 2014 में दे गॉट नेशनल स्टेटस, 2019 में दे लॉस्ट देयर क्राइटेरिया, बट 2019 में डिक्लेयर नहीं किया गया था उनको। अभी क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले उनका नेशनल स्टेटस ले लिया गया है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं किया है। It loses the given status only if it fails to fulfill any of the condition for 2 successive assembly election, जैसा कि मैंने आपको बताया है। किसी पार्टी को स्टेटस अगर मिल जाता है नेशनल या स्टेट, उसको बहुत बेनिफिट होते हैं, पता है आपको। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को नेशनल स्टेटस मिला हुआ है तो वो थ्रू आउट द कंट्री अपने सिंबल को यूज़ कर सकती है। जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान है, कांग्रेस का हाथ वाला निशान है, बीजेपी का जो निशान है, वो पूरी देश में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट पार्टी हो, जैसे आप मान के चलिए जैसे एनसीपी है, अभी स्टेट पार्टी है, एनसीपी का एक सिंबल है। अब अगर एनसीपी आउट ऑफ महाराष्ट्र जाके इलेक्शन लड़ती हैं तो उनको अलग सिंबल मिलेगा, उनको वो महाराष्ट्र वाला सिंबल नहीं चलेगा। उसी तरह से जो स्टेट पार्टी होती हैं वो अक्रॉस स्टेट जो है सेम सिंबल का यूज़ कर सकती हैं, उसे अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है सिंबल वाला। उसके अलावा जो पार्टी ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ की जो लैंड होती है वो थोड़ा वो सस्ते रेट में दे दी जाती है। दूरदर्शन वगैरह के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको टाइम मिल जाता है, राइट। उसके अलावा सप्लाई ऑफ द इलेक्टोरल रोल कॉपीज फ्री ऑफ द कॉस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री में कॉपीज देता है आपको, जो अपनी वोटर लिस्ट वगैरह होती है, तो वो सब यहाँ पे रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड दीज आर द कंडीशंस जिसके अंदर वो पार्टी लूज करती है, और कुछ कंडीशन मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। इसमें से कुछ कंटेंट लक्ष्मीकांत से ही दिया गया है। ऑलरेडी हमेशा आपको यही बोलता हूँ मैं कि जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ते हो, स्टैटिक पोर्शन आप हमेशा अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, राइट, क्योंकि ये करंट अफेयर है, यहाँ से करंट अफेयर में आपको बेनिफिट मिलता है। बर्निंग ब्राइट, इंडिया मस्ट बैलेंस कंजर्वेशन एफर्ट विद द राइट ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलपर्स। देखिए यार, सीधी सी बात है, ठीक है, टाइगर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लायन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एलिफेंट भी इंपॉर्टेंट है, जितने जानवर हैं जो खासकर क्रिटिकल हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंसान भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जानवरों को बचाने के चक्कर में जो है इंसानों को ही बर्बाद कर दो, उनको डिस्प्लेस वहाँ से कर दो, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप डेवलपमेंट के नाम पे जो है जंगलों की कटाई कर दो, वो भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, मिडल पाथ, बीच वाला रास्ता, बैलेंस बना के चलिए। और टाइगर की अगर हम लोग बात करें तो टाइगर 1973 में जब इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, तब से लेके इंडिया ने अब तक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर एनिमल कंजर्वेशन को लेके जो भी आज तक प्रोजेक्ट चले हैं उसमें टाइगर प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी एक थोड़ी सी एलिमिनेटरी एक रिपोर्ट आई है 2022 को लेकर, जिसमें कहा गया है कि इंडिया में शायद 3166 जो है वो 67 वो टाइगर्स हैं। अभी ये थोड़ा रिवाइज होगा, बट स्टिल 2018 में देर वर अराउंड 2967 टाइगर्स, क्योंकि 4 साल के बाद ये सेंसस किया जाता है, राइट। तो और ये पता क्या है, इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है वो फेंस्ड नहीं है, मतलब उनके चारों तरफ हमने दीवार नहीं बना रखी है, ओपन है वो। अगर आप कभी भी जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई बाड़ नहीं लगा रखी है। ये अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वी आर प्रोटेक्टिंग आवर टाइगर्स विदाउट रिलाइंग ऑन द फेंसेस। और टाइगर प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहा है।
और यही हमारे देश के टाइगर प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है। एक तो आपको चार दीवारी नहीं बनानी पड़ी, बाउंड्री नहीं बनानी पड़ी, और ऊपर से लोकल लोगों का कंट्रीब्यूशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है। दिस इज द यूनिक थिंग विच इज अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। Status of the tiger report warns that all of the India's 5 tiger zones were largely stable, face challenges of the deforestation and the loss of the tiger habitat. Obviously, industries, agriculture की वजह से habitat loss हो रहा है, deforestation भी हो रहा है because of the developmental activities. तो इंडिया के मोस्टली हर स्टेट, अगर आप जोन्स में देखें, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया या नॉर्थ इंडिया हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, और या फिर जो है वेस्टर्न घाट्स हो गए, दीज आर द 5 जोन्स इन इंडिया जहाँ पे जो है टाइगर्स पाए जाते हैं। टाइगर की पॉपुलेशन लगभग स्टेबल ही है, एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कुछ जगह पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी पॉपुलेशन रिकवरी उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि देखो भाई, 2018, 2022, 2014 हर सेंसस में जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, है ना। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। और क्या कुछ देखिए, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक आर्टिकल किया था अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा टाइगर रिजर्व, वहाँ से बेचारा टाइगर निकल के बाहर आ गया था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से जंगल की कटाई हो रही थी। कुछ केस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि जब टाइगर अपने जंगल से बाहर आ जाते हैं बिकॉज वहाँ पे उनको प्रॉपर माहौल नहीं मिलता, तो वो जो डिफोरेस्टेशन है, कैटल ग्रेजिंग है, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग जब होती है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट की जब कटाई होती है, फॉरेस्ट फायर होता है, माइनिंग की जाती है, एक्सपेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसकी वजह से जो है हंटिंग जो होती है, एंक्रोचमेंट होती है, ह्यूमन और टाइगर कन्फ्लिक्ट भी बढ़ते नजर आ रहे हैं कई सारी जगह पे। इनका ये कहना है कि भाई जो लोग वहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनकी लाइवलीहुड, उनका जो रोजगार होता है, एक डिग्निफाइड लाइफ, वो भी इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया टाइगर बचाने के चक्कर में आप जो है लोकल लोगों को जो है जंगल से बाहर ही निकाल दो। भाई वो हजारों साल से वहाँ पे रहते हैं, उनका अधिकार है वहाँ पे, राइट। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर बोली गई हैं। ये थोड़ा आप देख सकते हो, पुराने सेंसस का है ये, तो जो 2018 में आया था। और ये वाला कंटेंट मैंने कल वाला ही कंटिन्यू यहाँ पे रखा है, इसको मैंने हटाया नहीं है। इन केस अगर आपको कल वाला आर्टिकल नहीं मिला होगा तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि अभी मोदी जी ने जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में, तो आज नहीं जाएंगे। तमिलनाडु हाउस रेजोल्यूशन आस्क सेंटर टू सेट टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर फॉर द क्लियरिंग बिल्स। देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर कोई स्टेट असेंबली में कोई बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास ही जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। तो जब तक सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो बिल कानून में नहीं बनता है, एक्ट नहीं बनता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि गवर्नर कितने टाइम में उसको क्लियर करे। ठीक है, वो उसको लेके बैठे रहते हैं गवर्नर। और तमिलनाडु में चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनके बीच में बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल भी नहीं बनती है उनकी आपस में। तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते रहते हैं। तो इस समय तमिलनाडु में एक हाउस रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ आप गवर्नर को लेकर टाइम लिमिट जो है फिक्स कर दीजिए, एक पार्लियामेंट के अंदर कानून लेके आइए। वो नहीं आएगा तो ऑफकोर्स वो तो obvious सी बात है, नहीं आने वाला है। सेंटर अपनी पावर कभी लूज़ नहीं करना चाहेगा, चाहे पावर, पॉलिटिकल पावर कोई भी हो। ठीक है, ऐसे ही कांग्रेस के टाइम में भी हो रहा था, इनके टाइम में भी हो रहा है और आगे भी फ्यूचर में होगा। क्योंकि आप जब तक अपोजिशन में होते हो तो बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पावर एक्चुअली में पावर में आती है सेंटर में, तो वो चाहते हैं कि स्टेट के ऊपर कंट्रोल करें। और स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने का बहुत बढ़िया एक जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो गवर्नर है। लाख कमियां हो चाहे इसमें, लेकिन वो कमियां तभी नजर आती हैं जब आप अपोजिशन में होते हो, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ कोर्स। एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है स्टेट की, वो गवर्नर के पास होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 विच इज़ अ पार्ट 5-6 ऑफ जो होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर के बारे में बात करता है। एंड गवर्नर इज द टाइट्यूलर हेड एंड द चीफ मिनिस्टर इज द एक्चुअली द रियल हेड, राइट। रियल हेड, टाइट्यूलर हेड मतलब कस्टमरी हेड होता है। रियल पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। समटाइम्स गवर्नर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग होती है, अपॉइंटमेंट वगैरह जो रिमूवल होता है, वो सेंटर के द्वारा ही की जाती है, राइट। देर इज नो पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी ऑफ द वाइस गवर्नर की कोई पोस्ट नाम की एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, उसके बाद माउंटेन्स एक्सपोर्ट रिफॉर्म 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन आफ्टर 1947 अडॉप्शन ऑर्डर ऑफ द 1957, ये सब जो है गवर्नर के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नर का जो ऑफिस है बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में इनडायरेक्ट तरीके से शुरू हो गया था।
ठीक है। इट ट्रांसफर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इट मेड गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, क्योंकि जिसको आज हम लोग स्टेट बोलते हैं तब इनको प्रोविंस कहा जाता था, जैसे यूपी प्रोविंस हो गया है ना, वो सब। एजेंट ऑफ द क्राउन वर्किंग थ्रू द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल आप ये समझ लीजिए लाइक अ प्रेसिडेंट, एंड गवर्नर इज लाइक अ गवर्नर। तो उनके अंडर में ये काम किया करते थे। तो वो चीज़ें तब से लेकर आज तक चल रही हैं और इसको हम लोगों ने कंटिन्यू रखा है। जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब बहुत सारी डिबेट की गई कि भैया गवर्नर को इलेक्टेड होना चाहिए या गवर्नर को अपॉइंटेड होना चाहिए। तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा, नहीं भाई, अगर इलेक्टेड होंगे, स्टेट के अंदर दो पावर इलेक्टेड हो जाएंगी तो दोनों के बीच में टसल होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, गवर्नर को अपॉइंटेड रखते हैं। अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा था और फिर इस चीज़ को सपोर्ट किया गया। बट उस समय उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि गवर्नर जो है भाई वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी होते हैं। उनको लगा था कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करेंगे या मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। बट कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इंडिया में अगर आप 1960s 70s और 80s में देखो तो गवर्नर की पावर का बहुत मिसयूज़ हुआ है। इवन लेट 1990s तक, पिछले अभी कुछ टाइम से भी वही चीज़ें हो रही हैं बार बार। तो वही है चीज़ें। गवर्नर की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। देयर आर सम अदर पावर्स ऑल्सो, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप लक्ष्मीकांत से करें तो आपके लिए बेटर रहेगा ज़्यादा। गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही समन्स, डिसॉल्व एंड द प्रोरोगेट्स द स्टेट असेंबलीज। ही गिव असेंट टू द बिल। अब सारा ना मामला यहीं पे अटका हुआ है। ही गिव्स असेंट टू द बिल बट ही मे ऑल्सो विदहोल्ड द बिल लाइक अ वीटो, लाइक अ पॉकेट वीटो, और उसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। ठीक है। राइट टू एड्रेस द स्टेट असेंबली। ही ऑल्सो नॉमिनेट्स 1/6 of the members of the state legislative council. He disqualifies MLAs on the opinion of the election commission, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट भी करते हैं। गवर्नर lays down various reports in the state legislature. For example, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट को वो लेजिस्लेचर के अंदर डालते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। He can also nominate one member from Anglo-Indian community in the state in the legislative assembly. जुडिशियल पावर्स क्या हैं? ही अपॉइंट्स एंड ट्रांसफर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। बहुत बढ़िया चीज़ है। आर्टिकल 233 कहता है, एज पर आर्टिकल 217 ही एंटाइटल्ड टू बी कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट में जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो उनसे उनकी सजेशंस वगैरह ली जाती हैं गवर्नर से। गवर्नर ऑल्सो एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, के हाई कोर्ट जजेस को जो ओथ दिलवाई जाती है, दैट इज ऑल्सो डन बाय द गवर्नर। एंड ही ऑल्सो बैट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस इज ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। थोड़ा यूनिक लगा मुझे, तो आई होप कि थोड़ा इसको आपको अच्छा लगेगा। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी 2 बार यहाँ से सवाल आ चुका है। एक्चुअली तो 2 बार से ज़्यादा आ चुका है। मुझे 2 क्वेश्चंस मिले तो मैंने सोचा आपको डाल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे आपको कोड दिया गया है, तो इस कोड को आप सही आंसर जो है सिलेक्ट करें। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस for the term of 5 years from the date of which the enters upon his office. Which of the following can be deducted from this? तो यहाँ पे भी जो है 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ द हिज टर्म एंड नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस बियॉन्ड द 5 years। क्या कोई गवर्नर 5 साल से ज़्यादा अपने पद पे रह सकते हैं? राइट। और क्या गवर्नर के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको जो है रिमूव किया जा सकता है? तो दीज आर द 2 स्टेटमेंट्स जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। ठीक है जी, चलिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन गिव्स आर्बिट्ररी पावर्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले तो क्या होता है आपको बताता चल, तो 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है डिटेंशन। डिटेंशन मतलब अरेस्ट और प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा बोलते हैं ना, कि आप उस चीज को अवॉइड करें, प्रिवेंट करें। जैसे कई बार क्या होता है ना, किसी अगर एरिया में क्या होता है, मान लो कोई पॉलिटिकल रैली निकलनी है या फिर वहाँ पे कोई रिलीजियस जो है वो कुछ ऐसे कुछ प्रोसेशन वगैरह निकलना है, तो वो क्या करते हैं, उस एरिया के जो हिस्ट्री सीटर्स होते हैं, जिन्होंने पहले क्राइम किया होता है, उनको उठा लेते हैं पुलिस वाले, और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस को ये डर होता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ पंगा वहाँ पे कर सकता है। दिस इज समथिंग लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम होने से पहले ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन रेफर्स टू द टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ इंडिविजुअल हु हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम येट। अभी तक क्राइम किया नहीं है लेकिन पुलिस को लगता है, दे बिलीव हिम टू बी द थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको उठा लिया जाता है। ऐसा बहुत सारे केस में हमने जम्मू कश्मीर में बहुत रेगुलरली देखने को मिलता है ये। जब कोई पॉलिटिकल रैलीज वगैरह वहाँ पे होती है तो कुछ
लीडर्स को वहाँ से उठा लिया जाता है और उनको रख दिया जाता है जेल के अंदर। कितने दिन के लिए रखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 महीने तक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सरकार को, ठीक है। आर्टिकल 222(3)(b), it allows for the preventive detention and puts restriction on the personal liberty for ensuring state security and the public order। आर्टिकल 22(4) भी कहता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन आप कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया था तो इस 3 महीने को जो है रिड्यूस करके 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो बेसिकली प्रेजेंट स्टेटस यही है कि 3 महीने तक किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। किसी भी आदमी को ये नहीं कि मुझे आगे उठा लेंगे सरकार। हाँ, अगर मुझे सरकार को ऐसा लगता है कि ये भाई सितेंद्र नाम का आदमी है और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो उठा भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ ग्राउंड होने चाहिए: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड द डिफेंस, एंड फॉरेन अफेयर्स विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन कुछ ग्राउंड वाले केसेस में उठाया जा सकता है किसी भी आदमी को, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो यार बड़ी खराब पावर है, आपने सेंटर के हाथ में जो है अनलिमिटेड पावर दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पावर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ना अलग अलग आर्गूमेंट हैं। जो फेवर में आर्गूमेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी वाले केस में ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है जो लगता है भैया लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। अदरवाइज तो भाई वो देश में कोहराम मचा देंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करने लगेंगे, लाठियाँ चलाने लगेंगे, पत्थर फेंकने लगेंगे, आग लगाने लगेंगे। तो ज़रूरी है कि आप ऐसे लीडर्स को उठा लीजिए, ऐसे जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको उठा लीजिए, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, पब्लिक ऑर्डर बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वायलेंस वगैरह ना हो और समाज में जो है वो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से बना रहे, और बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज फॉर द क्विक एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द इंडिविजुअल हु पोज अ थ्रेट विदाउट द नीड ऑफ द लेंथी ट्रायल, है ना। आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, जजेस का ऑर्डर लेके आएंगे, तब जाके कहीं पे अरेस्ट होगा, लंबा प्रोसीजर है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या करता है, आपको जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेते हैं ताकि सिचुएशन ना बिगड़े। आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी है ऑफ कोर्स, दिस इज अब्यूज ऑफ द पावर। ये तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। बहुत बार क्या होता है, पॉलिटिकल रिप्रेशन के चक्कर में जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है सरकार के द्वारा, उनको फालतू में जो है जेल में डाल दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो देयर। ए वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। भाई आप सोचिए, आपने कोई क्राइम पहले पास्ट में किया, आपको सज़ा हुई, आपने सज़ा भुगत ली ना उस क्राइम को लेके, अब तो आप नॉर्मल इंसान हो गए हो, लेकिन आपने जो पास्ट में क्राइम किए हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको उठा के ले जाती है। आप घर में आराम से सो रहे हो, खाना खा रहे हो, ये बोल के कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है और आप खतरा हो, क्योंकि आपने पास्ट में कोई बड़ा जो है कोई कांड किया था। तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। कई बार इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पे उठा लिया जाता है, ऐसा देखने को मिला है। एंड मिसयूज बाय द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं लगभग, ठीक है। मिसयूज होता है पावर का, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम बोला है, और इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन गिव्स आर्बिट्री पावर टू द स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम लोग इस कानून को, आर्टिकल 22 को रिकन्सिडर कर सकते हैं। तो ऐसा नज़र आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में जो है इसको लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है इश्यूज क्रिएट करेगा, या हो सकता है इसको रिमूव भी कर दे, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। एनीवेज, हाउ हैव रिसेंट वेदर इवेंट अफेक्टेड वेदर वीट क्रॉप। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले कर लिया था, बट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं क्या है पूरा मामला। तो भैया वीट की जो हमारी खेती है, यानी कि जो गेहूं की खेती है, और हमारी जो राबी क्रॉप है, उसको काफ़ी डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ अनटाइमली स्पेल ऑफ द वाइड स्प्रेड रेन। बहुत बारिश हुई है फालतू में मार्च के महीने में, और फरवरी के महीने में जो है भैया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो फरवरी वाज द हॉटेस्ट फरवरी एंड मार्च इज द रेनिएस्ट मार्च। तो दोनों तरीके से जो है डबल मार पड़ी है इस बार किसान को, है ना। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्शन भी डाउन जाएगी, ठीक है। क्या कहता है, हाउ विल द रेन अफेक्ट द व्हीट क्रॉप। कहता है कि 40 से लेके 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर हवा चलती है तो उससे हमारी जो फसल होती है ना वो गिर जाती है, क्योंकि स्टॉर्म आ गया ना। और एक बार जब गेहूं की फसल खड़ी होती है और वो गिर जाती है तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी कटाई बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ है ना, सिर्फ बारिश ही नहीं हुई है, उसके साथ साथ हवा भी चली है,
और हमारी क्रॉप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हो गई है, क्योंकि ये समय ना फसल के पकने का होता है, उसके अंदर अनाज बनता है, वो भारी होता है, तो एकदम से वो नीचे हो जाता है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड द हार्वेस्टिंग स्टेज। तो और स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसान ने पानी दिया और बारिश भी हो गई और हवा भी चल गई, तो फसल का जो 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 क्रॉप है हमारी, वो खड़ी थोड़ी रहेगी ना यार, गिर जाएगी, पूरी तरह से लेट जाएगी। तो क्रॉप फ्लैटनिंग हो गया है, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ है। वीट एक राबी क्रॉप है जो कि लेट अक्टूबर से लेके दिसंबर के महीने तक बोई जाती है, और बाद में मिड मार्च से लेके अप्रैल के महीने तक उसकी कटाई होती है। देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह जो है 15-20 सीजन का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, वो सब रहता है। तो बेसिकली एंड ऑफ द मार्च जो है कटाई शुरू हो जाती है, अप्रैल के महीने तक भी 15-20 अप्रैल तक जो है वो चलता है। कुछ जगह पे जैसे ईस्टर्न यूपी की अगर आप बात करें, पार्ट ऑफ बिहार की अगर बात करें, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस बारिश का, क्योंकि वहाँ पे जो गेहूं की खेती है वो हरियाणा पंजाब से 15-20 दिन के बाद जो है वो वहाँ पे लगाई जाती है। तो यहाँ पे हरियाणा पंजाब में क्या है, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में वीट का जो दाना है वो बन चुका था, तो इसीलिए वो भारी हो जाता है, तो वो फ्लैट हो जाता है। लेकिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्योंकि 15-20 दिन लेट बाद जो है दाना आता है, गेहूं के अंदर भारी होती है वो, तो वहाँ पे उतना नुकसान बेसिकली देखने को नहीं मिला है, राइट। आउटपुट तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2022-23 की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस बार जो है 1.2 जो है मीट्रिक टन गेहूं हो सकता है। सरकार ने जो है आइडिया लगाया था कि 112, तो जितना सरकार ने आइडिया लगाया था उससे तो कम ही होगा इस बार भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था जब हीट वेव चली थी। वट आर द एग्री एक्सपर्ट से देख सबका ये मानना है कि भैया डैमेज तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है, राइट। कितना डैमेज हुआ है वो तो अभी बेसिकली जब फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, उसी से पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी क्यों कह रही है कि डैमेज नहीं हुआ है? हो सकता है गवर्नमेंट की जो प्राइस पॉलिसी है, सरकार उसको चेंज नहीं करना चाहती हो, क्योंकि सरकार अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि डैमेज हुआ है, तो फिर इसको जो है एमएसपी जो होता है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हो सकता है सरकार एमएसपी इंक्रीज करने के मूड में ना हो, राइट। लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो मार्केट प्राइस है। अब ये देखना है कि इस मार्केट प्राइस से compete करते हुए क्या एमएसपी भी सरकार बढ़ाएगी या कुछ किसानों को कंपनसेशन देगी डैमेज के लिए, वो थोड़ा देखना रहेगा। चलिए, ये छोटा सा आर्टिकल है ऑन फिनलैंड्स जर्नी टू द जॉइन नेटो। ये हम लोगों ने वैसे तो कर लिया है, करने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बेसिकली नेटो जो है 31st कंट्री बन चुका है, फिनलैंड उसने ज्वाइन कर लिया है। और फिनलैंड और रशिया की जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी डावाडोल टाइप की रही है। इनके बीच में कुछ वॉर वगैरह भी हुए हैं पहले भी। और आप देखें, फर्स्ट सोवियत फिनिश वॉर हुआ था, उसमें एक्चुअली रशिया ये चाहता था कि फिनलैंड और रशिया के बीच में एक बफर जोन बने, और पहला वॉर हुआ इनके बीच में। फिर फिनलैंड के अंदर जो है सिविल वॉर हुआ 1978 के अंदर। फिर एक जो है ट्रीटी ऑफ दोरपत हुई 1920 में। इस ट्रीटी के अंदर रशिया ने ये भरोसा दिया था फिनलैंड को कि वो फिनलैंड के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है, अगर फिनलैंड जो है अपनी हद में रहेगा। फिर जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिर से वॉर हुआ सोवियत यूनियन के बीच में और फिनलैंड के बीच में 1941 से लेकर 44 के बीच में, जिसमें फिनलैंड डिफीट हुआ। और फिर उनके बीच में एक और ट्रीटी हुई जिसे कहा जाता है लेपलैंड वॉर 1954 के बीच के बाद जो है ट्रीटी हुई थी, फिनो सोवियत ट्रीटी 1948, जब वॉर वगैरह खत्म हो गया था, उसके बाद से ये जो चीज़ें हुई थी, जिसके अंदर फिनलैंड ने ये कहा था कि वो न्यूट्रल रहेगा। तो बेसिकली देयर इज अ एक्चुअल ट्रीटी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड फिनलैंड, जिसमें फिनलैंड प्रोमिस्ड रशिया कि भाई हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग किसी भी का भी पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस ट्रीटी के बाद फिनलैंड वो अमेरिका के ग्रुप पास में चला गया। हालांकि उसने नेटो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो अमेरिका के जो है क्लोज बन गया, रशिया से दूर चला गया। रशिया को ऐसा लगा था कि इस ट्रीटी के बाद शायद वो रशिया के ज़्यादा क्लोज चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिस्टर पासीकिवीकी ने भी यही कहा था कि फिनलैंड न्यूट्रल रहेगा और रशिया के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करेगा। भाई सीधी सी बात है, पहले पड़ोसी के साथ रिलेशन इंप्रूव करिए, वो दूर वाला पड़ोसी तो बाद की बात है, जो इमीडिएट पड़ोसी है उसको ध्यान में रखिए। लेकिन जब बाद में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1991 के अंदर, 1991 तक रिलेशन बहुत बढ़िया थे,
और अपनी पावर सप्लाई के लिए, ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता था। जब 1991 में रशिया कोलैप्स हुआ तो थोड़ा वीक हुआ, तो फिनलैंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है क्लोज आ गया अमेरिका के। और फिनलैंड इज एक्चुअली ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमन सिक्योरिटी एंड द डिफेंस पॉलिसी एंड द नॉर्डिक डिफेंस कॉरपोरेशन। लेकिन वो अभी भी रशिया के साथ इकोनॉमिक टाइज बना के रखता था बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द नेचुरल गैस एंड द पेट्रोलियम। पर धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज हो गई, यू नो वेरी वेल, कि अभी तो यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया गया था, क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है फिनलैंड डर गया कि भैया अगला अटैक का नंबर तुम्हारा आने वाला है। और यूक्रेन की वजह से अभी ये देखने को मिल रहा है कि भैया रशिया की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। जिस तरह से इतनी बड़ी सुपर पावर अब रशिया अपने आप को मानता है और वो यूक्रेन को अनेक्स नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से भी उसको नेटो को लगा, उसको फिनलैंड को लगा कि ये नेटो ज्वाइन करने का बिल्कुल परफेक्ट जो है टाइम है, और उसने कर लिया है। तो फिनलैंड की जो न्यूट्रलिटी वाली पॉलिसी थी वो भाड़ में जाए, भैया अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। तो वो इन्होंने यहाँ पे बात किया है। चलिए, हाँ जी, आज जो एडिटोरियल कहता है क्रूशियल 6 मंथ्स फॉर इंडिया एंड द यूएसए टाइज। तो अगले 6 महीने में बहुत कुछ होने वाला है इंडिया और यूएसए के बीच में। क्या क्या होने वाला, थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। पहली बात तो कि अमेरिका ने फाइनली कई साल के बाद इंडिया में अपने एम्बेसडर को चुन लिया है। एरिक ग्रेसिटी इनका नाम रहेगा 2 साल के बाद। तो ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। उसके बाद जो है मोदी जी यूएसए में जाएंगे जून के महीने में, तो वहाँ पे बहुत सारा एग्रीमेंट्स वगैरह होने वाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि भैया G20 समिट के लिए जो बाइडेन भी इंडिया में आ सकते हैं इस साल। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो है क्वाड, G20, IUTU, I2U2, इनके अंदर भी बहुत सारी मीटिंग इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली है अगले 6 महीने में। तो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। लेकिन इंडिया और यूएसए के रिलेशन की बात करें तो काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे हैं। जब भी आप इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करोगे ना, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। मतलब हमारे बीच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें वी डू नॉट अग्री, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम लोग एक जैसा ही सोचते हैं। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, अप एंड डाउन, खट्टा और मीठा रिलेशन हमारा रहा है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यूएसए वाज मच क्लोजर टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स एंड इंडिया वाज क्लोजर टू रशिया। तो वो सब चीज़ें चली रही थी कोल्ड वॉर के दौरान। अभी जो है क्या चीज़ें चल रही हैं हमारे बीच में, यूएसए चाहता है कि इंडिया अपने स्टैंड को चेंज करे यूक्रेन के बारे में और रशिया के ऊपर प्रेशर बनाए। ठीक है, इंडिया क्या चाहता है यूएसए से? इंडिया चाहता है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले, जिस तरह से हमारे बॉर्डर को वायलेट करता है, राइट। और इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशन, जो स्टेबल रिलेशन है, उसको तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया भैया एससीओ का प्रेसिडेंट भी है इस टाइम पे, और रशिया और चाइना एससीओ के अंदर बहुत बड़े जो है वो मेंबर हैं ऑफ कोर्स। तो उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है एक तरह से। यूएसए के साथ हम लोगों ने नया कोलैबोरेशन किया है, इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, 2022 में ही किया है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करते हैं। तो यूएसए के साथ भी हमारा बढ़िया चल रहा है एक साइड में। जब हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान दोनों अग्री करते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ों पे हमारी बात बनती नहीं है, कई सारी चीज़ों पे हमारी बात बहुत अच्छे से बनती है। जैसे हम लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। काउंटर टेररिज्म में, साइबर सिक्योरिटी मामले में इंडिया अमेरिका काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं आपस में। और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में हम लोग कई सारी पार्टनरशिप करा कर रहे हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना का अग्रेशन है उसको लेके इंडिया की पोजीशन बिल्कुल साफ साफ है। हम लोग अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और अभी क्या हो रहा है कोविड के बाद से, एक चीज़ आप देखें, चाइना के ऊपर जो दुनिया की रिलायबिलिटी थी एज अ सिंगल सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो थोड़ी सी कम हुई है। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो चाइना से अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्ट करना चाहती हैं। तो इंडिया भैया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो इंडिया एज अ डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे अपने आप को ऑफर कर सकता है दुनिया के सामने कि देखो भाई, चाइना का बहुत बड़ी अल्टरनेटिव हम हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम है कंपैरेटिवली, और जो हमारे यहाँ पे यंग लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पे अमेरिका हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका से पहले ही इंडिया के अंदर बहुत कुछ आता है। और हमारा जो आईटी सेक्टर है भैया, उसको इंडिया को आईटी सुपर पावर बनाने में अमेरिका का बहुत रोल रहा है।
आप देखिए जो हमारी जो आईटी पावर्स हैं या जो हमारे आईटी जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं सब यूएसए चले जाते हैं सिलिकॉन वैली में काम करने के लिए। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं अमेरिका ने हमें, है ना? क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत काम हमारे बीच में होता है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था तो अमेरिका ने उस समय भी काफ़ी हेल्प किया था नए सीड्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में। और जो इंडिया से जो यूएसए के अंदर जो माइग्रेंट्स जाते हैं, वहाँ पे कितना अच्छा काम करते हैं, है ना? इंडियन जो कम्युनिटी यूएसए के अंदर आती है, दे आर एक्चुअली हैव द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन अमेरिका। इंडिया वो माइनॉरिटी है। ज्यूज़ से भी ज़्यादा इंडियंस की जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो बहुत सक्सेसफुल इंडियन कम्युनिटी रही है यूएसए में और यूएसए की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, राइट? वो सब चीज़ें हैं। हालाँकि पास्ट में हमारा ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ के भागा है, तो उससे अमेरिका का थोड़ा-सा जो ट्रस्ट था वो थोड़ा कम तो हुआ ही है खैर। और यूएस से जो है इंडिया के ऊपर टेररिज्म को लेके, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, डेमोक्रेसी को लेके कई बार सवाल खड़े कर चुका है। तो ये खट्टा-मीठा रिलेशन हमारे बीच में चलता है। कुछ चीज़ों पे हम लोग एग्री करते हैं, कुछ चीज़ों पे नहीं करते हैं और इसी तरह से एक अच्छा रिलेशन हमेशा खट्टा-मीठा ही होता है। एक अच्छा रिलेशन हमेशा मीठा-मीठा नहीं हो सकता, फिर वो थोड़ा फेक लगता है। तो कुछ चीज़ों पे आप एग्री करते हो, कुछ पे डिसएग्री करते हो और फिर जो है कॉमन ग्राउंड ढूँढते हो, फिर आगे बढ़ते हो। यही एक रिलेशन का जो है पॉइंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लिख सकते हो, डाइवर्जेंस एंड द कन्वर्जेंस आर द कोर हिस्टोरिकल रिलेशन between USA and India. In this context, discuss the relationship between two largest democracies with respect to global events. ठीक है, तो उसमें हम यूक्रेन का एग्जांपल दे सकते हो, चाइना का एग्जांपल दे सकते हो, मिडल ईस्ट का एग्जांपल, अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकते हो, इंडो पैसिफिक के एग्जांपल दे सकते हो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ठीक है, और कन्वर्जेंस में आप जो है बहुत चीज़ें बता सकते हो, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। डाइवर्जेंस में आप जो है जैसे यूक्रेन वाला इशू हो गया, रशिया के साथ हमारी क्लोजनेस हो गई, वो सब आप बता सकते हो। तो एक डिसेंट सा आपका कंटेंट यहाँ पे बन जाता है। 150 वर्ड में 10 मार्क्स में आप इस आंसर को आराम से लिख सकते हो। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल ऑल्सो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किया करो या सब्सक्राइब किया करो चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे। तो कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ और फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।